लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम विथ अस। हेलो गाइस, मैं सौरभ मिश्रा अनअकैडमी पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपना टॉपिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ अनअकैडमी की शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे आप इंडिया की टॉप एजुकेटर्स पाते हैं, जिनसे आप उनके एक्सपीरियंस को लेकर के अपनी सक्सेस को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे अपकमिंग कोर्सेज में समय रहते ही इनरोल हो जाइए, जिससे आपकी प्रिपरेशन को प्रॉपर टाइम मिल सके। हमारा जो तैयारी कराने का तरीका है, वो उसमें मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट के द्वारा हम आपकी प्रिपरेशन को ट्रैक करते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, किस पोर्शन में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, किस पोर्शन का आपकी तैयारी एवरेज है, किस में आपको ज्यादा उसमें आपको एनर्जी लगानी है, किस में आपको एवरेज एनर्जी लगानी है। तो इसलिए जो मॉक टेस्ट होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी प्रिपरेशन में। हमारे जो एजुकेटर्स हैं, जो हमारी कंटेंट टीम है, वो 24 आवर इस पे डेडिकेट रहती है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको क्वालिटी मटेरियल मिल सके, उनको एक सॉलिड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो। इसके लिए हम लोग सिलेबस का कीन ऑब्जर्वेशन करते हैं और आपके लिए जो आयोग क्वेश्चन लाता है, उसी तरीके के क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती कैसे हम अनअकैडमी का पार्ट हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको प्ले स्टोर पर जाना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लास्ट में नंबर आता है कोर्सेज परचेज करने का। यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है। अगर आप तैयारी में नए हैं तो आप 24 मंथ का कोर्स लीजिए। अगर आप कुछ समय पहले तैयारी कर चुके हैं तो आप 12 मंथ का कोर्स ले सकते हैं। 12 मंथ, 24 मंथ या भी किसी भी कोर्सेज पे आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं, मेरा कोड सौरभ10 यूज करके। 24 मंथ की अगर बात की जाए तो ये कोर्स पड़ता है आपको 9,100 रुपए का। आप इस पे 10% डिस्काउंट लगाते हैं मेरा सौरभ10 यूज करके, तब आपको ये कोर्स पड़ता है 8,190 रुपए का। 8,190 रुपए को अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 340 रुपए पर मंथ का आपका कोर्स पड़ता है। 340 रुपए पर मंथ में आप इंडिया की बेस्ट फैकल्टी पा रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन पा रहे हैं आप। अगर इन 340 रुपयों को 30 दिन में बांट दिया जाए तो मात्र 11 रुपए पर डे का पड़ता है। 11 रुपए में आप एक क्लास की जो है एजुकेटर टीम है, उनके आप संपर्क में रहते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अपने टॉपिक की, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम। तो दोस्तों, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जरूरत क्यों पड़ी? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जरूरत हमको कोलंबस की गलती से मिली। कोलंबस 1492 में अमेरिका की खोज करने के लिए निकला, लेकिन वह इंडिया पहुंच गया। सॉरी, इंडिया की खोज करने पहुंचा, वो अमेरिका पहुंच गया। अगर उसके पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता, उसको जानकारी होती, तो आज वास्को डिगामा, जो कि इंडिया की खोज करने का श्रेय पाते हैं, एक नए मार्ग खोज करने का श्रेय पाते हैं, वो श्रेय जो है वो कोलंबस के पास हो। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए ये जरूरी होता कि मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों मैं इसको पढ़ूं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है भाई, मैं क्यों पढ़ूं? पहली बात कि ये जो है हमारे एग्जाम में मेंस हो या फिर प्री हो, इससे एक क्वेश्चन जरूर रहता है। दूसरी बात, ये हमारी डेली जो लाइफ होती है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का।
सपोज कीजिए कि जिस तरीके वास्को डिगामा चले थे, अमेरिका के लिए इंडिया के लिए चले थे, पहुंच गए अमेरिका, उसी तरीके क्या आज हो सकता है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सीएसटी के लिए कोई प्लेन उड़ा हो और आपका मौसी एयरपोर्ट पे उतर जाए? हंगामा हो जाएगा। ठीक है, आज क्या है, ये सारी देन जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के है। आज हम लोग मिसाइल जो है बनाते हैं, टारगेट गाइडेड मिसाइल, एकदम टारगेट को जा करके ब्लास्ट करती है, वो सब भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ही वजह से हो पाया है। तो आइए पढ़ते हैं क्या है लैटिट्यूड, क्या है लॉन्गिट्यूड, आगे जानते हैं। पहला है अक्षांश रेखा या फिर इक्वेडर, भूमध्य रेखा भी इसी को कहते हैं। तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखाओं को अक्षांश या देशांतर रेखा कहते हैं। मैंने कई किताबों में देखा, नोट्स में देखा, काफी कठिन इसकी डिफिनेशन दी हुई थी, टफ थी। तो याम्योत्तर से कोणीय दूरी खींची जाए, फला फला करके क्वेश्चन दिए था, मैं इसकी डिफिनेशन दी थी। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी भी एग्जाम में उसका डिफिनेशन नहीं पूछा जाता, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप अक्षांश जानते हैं, उनकी गणना कर पाते कि नहीं। उसके लिए मैंने अपनी एक नई उसकी बना दी डिफिनेशन। ग्लोब पर, मैप पर या फिर एटलस एटलस पर पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, भूमध्य रेखा, इस तरह की कोई रेखा प्रेजेंट टाइम में है नहीं। ऐसा नहीं कि हमारी ग्लोब पर कोई रेखा ड्रॉ कर दी गई हो, कोई रेखा खींच दी गई हो। ये जो है इमेजनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं जितनी भी रेखाएं हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं को या फिर देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, दोनों को मिनट, अंश या सेकंडों में दर्शाया जाता है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इस गोलार्ध की बात पार्ट होते हैं पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी हम खाली इतना जानते हैं कि जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री देशांतर है, वो हमारे ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, इस तरीके 0 डिग्री अक्षांश से पोल तक जाने पर, नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल पर जाने पर 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री से साउथ पोल पर जाएंगे 90 डिग्री, और 0 डिग्री से नॉर्थ पोल पर जाएंगे तब 90 डिग्री, और बीच की एक हमारी 0 डिग्री अक्षांश है। तो इस तरीके 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। यहाँ मैं आपको पहले बता दूं, जो हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो कोई लाइन नहीं है, वो एक खाली एक पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारी पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, अगर उसका आंसर 179 179 दिया हुआ है, तो आप वही आंसर टिक करके आएंगे, 181 नहीं टिक करेंगे, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मात्र एक बिंदु माना गया है। ठीक है, आइए देखते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में और बातें जानने हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश नॉर्थ कर्क रेखा कहते हैं, जिसको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश, जब हम उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो 23.5 अंश बढ़ते हैं 0 से। तो ये जो 23.5 अंश है, यहाँ इसको कहते हैं कर्क रेखा। और इसके ठीक विपरीत 23.5 अंश मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, 66.5 अंश नॉर्थ को उपध्रुवीय वृत्त या सब आर्कटिक, जबकि 66.5 अंश साउथ को उपध्रुवीय वृत्त सब आर्कटिक कहा जाता है। 1 डिग्री अक्षांश की दूरी जो होती है, जैसे 0 डिग्री से हम 1 डिग्री बढ़ते हैं, उनके बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर ताप मंडलों का निर्माण, साउथ पोल तक पड़ जाए या फिर नॉर्थ पोल पड़ जाए, जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं,
तैसे तैसे ताप पेटियों का निर्माण होता है। क्या है ये पेटियां, आइए जानते हैं। 0 से 23 डिग्री उत्तर चाहे दक्षिण, चाहे हम उत्तरी गोलार्ध में हो या फिर दक्षिणी गोलार्ध में, नॉर्थ पोल पे जा रहे हो या साउथ पोल की तरफ जा रहे हो, 23.5 उष्ण कटिबंध कहलाता है। 23.5 से 66.5 शीतोष्ण कटिबंधीय और 66.5 से 90 पोल्स पर शीत कटबंधी है। शीत कटबंधी है, आप जान ही रहे होंगे कि पोल्स पर एकदम सर्द होती है, वहां बर्फ जमी होती है, ग्लेशियर होते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कर्क रेखाओं के बारे में। 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो है ये उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी गोलार्ध में। जैसे मैंने बताया कि हमारी पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। 0 डिग्री अक्षांश जो है इक्वेटर, तो हमारा जो उत्तरी अक्षांश है 23.5 उसको कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो है वो 21 मार्च से 21 जून के बीच सूर्य की रेखा जो, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पूरी तरीके से प्राप्त करता है। और 21 जून का जो समय होता है, इस समय सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 अंश झुकी हुई है। इसलिए जब 21 जून का समय आता है तो सूर्य जो है वो पृथ्वी को ज्यादा अपनी लाइट जो है वो देता है। इस जो स्थिति आती है इसको कर्क संक्रांति या ग्रीष्म आयनत भी कहते हैं। कर्क रेखा जिन देशों से होकर के गुजरती है, आइए उनका नाम जानते हैं। इसमें पहला नाम है, इधर से हम लोग बढ़ेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ हम लोग गणना करेंगे। पहला नाम आएगा हवाई द्वीप का, जो कि यूएसए का एक पार्ट है। फिर बहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत। भारत में भी कर्क रेखा है जो कि 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। जब हम लोग भारत पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। अभी हम लोग पढ़ते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो म्यांमार, ओमान, मेक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान में कर्क रेखा जो है वो विस्तृत है। ठीक है, मकर रेखा की बात करते हैं तो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत सूर्य चमकता है, इसको शीत आयनत कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य अपने टॉप पर कब रहता है, लंबवत कब चमकता है, 21 जून को। ठीक उससे 6 महीने बाद की तारीख आती है 22 दिसंबर की। इस समय सूर्य मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध पर लंबवत चमकता है, इसे शीत आयनत कहते हैं। ये जो है दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून। ठीक है, उससे ठीक 6 महीने बाद सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध का 22 दिसंबर। मकर रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है, आइए उन पे एक सरसरी सी नजर डालते हैं, जिसमें ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अमेरिका, टोगो और नामीबिया है। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, जिसको कि इक्वेटर कहते हैं, आइए इसके बारे में बातें करते हैं। ये पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, इसीलिए इसे इक्वेटर कहते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो गोलाकार है। वैसे तो जियोइड इसकी आकृति है, लेकिन गोलाकार इसको मान लेते हैं। तो जैसे जैसे ही हम लोग ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़े चाहे फिर दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़े, इसकी लंबाई में कमी आती है। सबसे अधिक लंबाई जो होती है वो अक्षांश रेखाओं की, वो 40,045 किलोमीटर होती है 0 डिग्री अक्षांश पर, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहां सूर्य की किरणें लगातार अपनी लाइट और एनर्जी देती। उसके विपरीत का जो पार्ट होता है, जब वो सूर्य के सामने आता है ठीक 12 घंटे बाद,
तो उसमें अपनी लाइट और एनर्जी देती है। ठीक है, इसी कारण यहाँ जो है तो वार्षिक तापांतर जो होता है वो बहुत ही कम होता है, न्यूनतम होता है तापांतर। इसी पर जो है गरजती 60, 50, 40 रोरिंग 15, 16 और 40 कहा जाता है, ये भी आती हैं। इन जो हम आगे पढ़ेंगे वर्षा में तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, या तापपेटियां हम लोग पढ़ेंगे तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमारा टॉपिक जो है भूमध्य रेखा, हम इसके बारे में जानते हैं। तो भूमध्य रेखा जो है वो 13 देशों से होकर के गुजरती है। इन 13 देशों को देखते हैं। इसमें साओ टोम प्रिंस, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो रिपब्लिक अलग अलग है, कांगो गणराज्य अलग है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अलग है, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, इन देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। अब ये तो हो गई अक्षांश रेखाओं की बात। अक्षांश रेखाओं में हमने कौन कौन सी रेखाओं को पढ़ा? पहले तो हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में जाना, फिर उसके बाद हमने 0 डिग्री अक्षांश के बारे में जाना, उसके बाद 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी उपध्रुव और दक्षिणी उपध्रुव के बारे में जाना, जो कि 66.5 अंश पर स्थित है। अब आइए बात करते हैं देशांतर रेखा लैंगिट्यूड की। तो उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा की भी मैंने डिफिनेशन देखी, कई किताबों में देखी, वही कोणीय दूरी जोड़ी जा रही है याम्योत्तर से, लेकिन उसकी सबसे सरल डिफिनेशन आप देखिए कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा, सबसे सिंपल। 0 डिग्री देशांतर जो है वो लंदन के रॉयल वेधशाला से निकलती है, जिसको कि प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया। भाई रॉयल वेधशाला को प्रधान मध्याह्न रेखा क्यों माना गया? क्या बहुत खास वेधशाला है ये? जब वेधशाला, ये इसका 0 डिग्री देशांतर का निर्माण हो रहा था, जब इनका फॉर्मेशन हो रहा था, जब ये बनाई जा रही थी, तो वो समय था 1884। 1884 में जॉर्ज एरी थे, ब्रिटिशर्स थे ये। तो 18वीं शताब्दी आप लोग जानते ही हैं कि ब्रिटेन का पूरे विश्व में किस तरीके से प्रभाव था। तो हमारी जो देशांतर के बारे में हुआ वो इससे काफी प्रभावित हुई। इसमें एक वही कहावत एकदम फिट बैठती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ब्रिटेन का प्रभाव सबसे ज्यादा था, तो उन्होंने अपनी ही वेधशाला से, अपने ही शहर से, ग्रीनविच नामक स्थान से 0 डिग्री देशांतर रेखा को गुजार दिया। भाई जब हमारी पृथ्वी गोल है तो हम कहीं से भी ले जाएं, हम यूपी से ले जाएं, अपने अयोध्या से ले जाएं, हम क्यों लंदन से ले जाएं? लेकिन नहीं, जो वेधशाला थी रॉयल ऑब्जर्वेटरी, जॉर्ज एरी ने 1884 को वहीं से वो उसको पास कराया। ठीक है, पूर्वी देशांतर, इसके जो पूरब का हुआ पार्ट हुआ उसको पूर्वी देशांतर, और इसके पश्चिम का जो पार्ट हुआ उसको पश्चिमी देशांतर। 180 पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर रेखाएं एक ही हैं। हम इधर से चलते हैं पूरब की तरफ से 179, पश्चिम से चलते हैं 179, लेकिन 180 लाइन तो एक ही है ना। 180 लाइन वो लाइन है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये वही लाइन है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। आइए जानते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। पृथ्वी पर 180 डिग्री लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए, जो देश इनके बीच में आ रहे थे उनको बटने से बचाते हुए ये रेखा खींची गई। इसके पूर्व में जाने पे एक दिन का अंतर होता है, इसके पूर्व में जाने पे एक दिन प्लस हो जाता है, पश्चिम में जाने पे एक दिन माइनस कर दिया जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा क्या होती है, इनके बारे में आइए जानते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर द्वारा, वही लंदन के ग्रीनविच वाला, रॉयल ऑब्जर्वेटरी वाला, जॉर्जेरी वाला, उससे हमारी समय रेखा का अब निर्धारण होने लगा। जो हमारी जो इंडिया की जो वो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो 5.5 घंटा ग्रीनविच से आगे है। प्रधान मध्याह्न रेखा वो होती है
जो हमारे जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनका जो मिड का पार्ट होता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण जो किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस से, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो व घाना और अंटार्कटिका से होकर के गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा। आइए बात करते हैं मानक समय की। मानक समय जो होता है किसी देशांतर समय का माध्य होता है। जैसे हमारे देश में जो देशांतर पाए जाते हैं उनके जो मिड का पार्ट होता है, जो उनके मिड का देशांतर होता है उसको माध्य कहा जाता है, क्योंकि एक देशांतर पार करने में, 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का अंतर होता है। इस तरीके अगर हम लोग करेंगे तो समय, मान लीजिए गुजरात का कोई समय है और अरुणाचल प्रदेश का समय है, तो इसमें मिनट में अंतर आ जाएगा लगभग 2 घंटे का। इसलिए इसको बचाने के लिए यहाँ एक माध्य रेखा का निर्धारण किया गया 82.5 अंश, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इस अगर ये ना किया जाता तो क्या होता, रेल, डाक, तार संचार व्यवस्थाएं प्रभावित होती। इसलिए इनको बचाने के लिए मिड से गुजारी गई, जो कि हमारे इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती हैं। ये लंदन के ग्रेट ब्रिटेन से रॉयल ऑब्जर्वेटरी से 5.5 घंटे आगे हैं। अब हमने पढ़ लिया सारी पृथ्वी की सारी रेखाओं के बारे में, जितनी इस पे काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन के बारे में हमने पढ़ लिया। दोस्तों, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, जो कि इंडिया का टॉप प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। इस पे आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब होइए, जल्द से जल्द इनके कोर्सेज को परचेज करके रेगुलर क्लास कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। आपके लाइक और शेयर मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करता है। अब आइए बात करते हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्यों कराए जाते हैं? वही क्वेश्चन तो बहुत कम रिपीटेड होते हैं, लेकिन उसी तरीके के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। दो बातें हैं, वही क्वेश्चन बहुत कम रिपीटेड होते हैं लेकिन उन्हीं तरीके के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, क्योंकि सारे सिलेबस का कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है और आयोग क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करके, उसका फॉर्मेशन चेंज करके वो आपके सामने देता रहता है। टॉपिक इम्पोर्टेंट ही देता है, क्वेश्चन धीमे से वो चेंज कर देगा, ऑप्शन बदल देगा, आपको लगेगा कि नया क्वेश्चन आ गया। तो उसी चीज को हमको अपनी समझ बढ़ाने के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर का एमसीक्यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला एमसीक्यू क्या है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारण करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक समय, मैंने जो बताया अभी कि 82.5 अंश, जो कि इंडिया की जो मिड से होकर के गुजर रही इलाहाबाद के नैनी से, उसका निर्धारण करने का आधार होता है देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। देशांतर रेखा किसी स्थान का समय निर्धारण में देशांतर रेखा का अहम योगदान होता है, उसी से वो निर्धारित होती है। जैसे भारत का 5.5 घंटा आगे है लंदन के ग्रीनविच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में ये देखिए, इसका थोड़ा सोल्यूशन देख लीजिए। पृथ्वी के 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई याम्योत्तर रेखा प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। दुनिया का मानक समय इसी रेखा के सापेक्ष निर्धारित किया जाता है, वही जिसकी लाठी उसी की भैंस, ठीक है। इसको कोरोनेटेड यूनिवर्सल टाइम भी कहते हैं। लंदन के निकट ग्रीनविच नाम के इस स्थान पर स्थित है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है अफ्रीका से, एशिया से, प्रशांत महासागर से या अटलांटिक महासागर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो कहाँ से खींची गई है? अफ्रीका से, एशिया से। एशिया अफ्रीका से। अभी हम इंटरनेशनल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एशिया अफ्रीका की बात क्यों कर रहे हैं हम?
ये तो एक कॉन्टिनेंट हो गया ना, इनका सीमित एरिया हो गया, सीमित क्षेत्र के हो गए, चाहे एशिया हुए, चाहे अफ्रीका हुए, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया हुए। तो ये ऑप्शन पहले दोनों आप कट कर दीजिए। अब बात आती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से। तो प्रशांत महासागर से होकर के अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। आइए देखते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है। 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए है, कथन कारण का क्वेश्चन है ये जहां तक आईएएस का क्वेश्चन है। आईएएस के क्वेश्चन में इस तरीके कथन कारण में आते हैं, या यूपी पीसीएस का जो एक लेवल का क्वेश्चन होता है, एक स्तर पर पहुंच करके वो आपसे क्वेश्चन, आपसे उसके आंसर की उम्मीद करता है, तब वो आपके सामने इन तरीके के क्वेश्चन को पुट अप करता है। ये क्वेश्चन जो होते हैं खाली इनको समझने की देरी है, ये क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, खाली इनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है और बड़े होते हैं, पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तिथि निर्धारित रेखा पर ग्रीनविच से 12.5 घंटे का अंतर है। जो तिथि निर्धारित रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारित रेखा तो 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। दो बातें ये कह रहा है इंटरनेशनल डेट लाइन को और 0 डिग्री देशांतर को लेकर के, दो बातें ये बोल रहा है कि तिथि निर्धारित रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा है, वो ग्रीनविच से 12 घंटे के अंतर पे है। अब देखिए हमारी अर्थ जो है वो 24 आवर में एक राउंड लगा लेती है, और ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, तो उसके वो जस्ट अपोजिट होगी पीछे। तिथि निर्धारित रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। दोनों बातें ये कर रहा है। आइए देखिए किस तरीके की क्वेश्चन दे, ऑप्शन दे रहा है आपके सामने। ए आर सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। बा, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सा क्या कह रहा है, ए सत्य है किंतु आर गलत है। ठीक, आर क्या कह रहा है, आर सत्य है किंतु ए असत्य है। इसमें सत्य लिख गया लेकिन असत्य है। ठीक है, अब ये बताइए, आप ये दोनों आंसर तो पहले ही कट कर दीजिए कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है, क्योंकि दोनों बातें ये सही बोल रहा है। 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है अंतरराष्ट्रीय तिथि निर्धारित रेखा, और तिथि निर्धारित रेखा और ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर भी है। तो ये दोनों तो आप पहले ही कट कर दिया। बात की बचते आपके सामने दो ऑप्शन, आ और बा। बा क्या कह रहा है देख लीजिए एक बार। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा। तो कैसे व्याख्या नहीं कर रहा, जब ये कह रहा है कि तिथि रेखा ग्रीनविच से 12 घंटे के अंतर पर है और तिथि निर्धारित रेखा 180 डिग्री देशांतर पर है, तो उसकी व्याख्या तो कर ही रहा है। तो इस तरीके पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा आप ये देख लीजिए। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होने के कारण ग्रीनविच अंतरराष्ट्रीय रेखा के बीच 180 डिग्री देशांतर का अंतर है। ठीक है, इनके बीच का जो अंतर होता है वो 180 डिग्री का होता है, अर्थात 180 डिग्री को अगर हम 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो इस तरीके 720 मिनट लगेगा। 720 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 12 घंटे का अंतर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है। ये उस प्लेस की बात कर रहा है जहां पर 0 डिग्री अक्षांश भी हो और 0 डिग्री देशांतर भी हो। ये उसकी बात कर रहा है।
अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर। आपने पढ़ा कि 0 डिग्री अक्षांश जो कि दो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, 0 डिग्री देशांतर के बारे में आपने जाना, जो कि लंदन के रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर के गुजरती है। तो इनका मिलन कहाँ पे हो रहा है, इनका मिलन बिंदु कहाँ पे है, कहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं, ये आपसे जानना चाहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हमारे सामने मैप है वर्ल्ड का। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 0 डिग्री देशांतर कहाँ से आ रही है, 0 डिग्री अक्षांश कहाँ से आ रही है, ये लोग कहाँ मिल रही हैं। तो 0 डिग्री देशांत और 0 डिग्री अक्षांश जो है, ये अफ्रीका के पश्चिम में गिनी की खाड़ी में होता है इनका मिलन। ठीक, जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इसमें आंसर आपका ए हो जाएगा। ये देखते हैं, अफ्रीका का मैप आप ये बीच में देख रहे हैं, और इसके यहाँ मिड में टोगो घाना जहाँ पर है, यहाँ पर गिनी की खाड़ी है, यहीं पर 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय मान 5 बजे सायंकाल है, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यामयोत्तर होगा जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। ठीक है, 75 अंश पूर्व, 75 अंश पश्चिम, 150 अंश पूर्व या 150 अंश पश्चिम। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं क्या कह रहा है ये। जब ग्रीनविच मध्याह्न में एक जगह का स्थानीय मान 5 घंटे शाम का है, इसका अर्थ है कि उस समय ग्रीनविच के समय से वो आगे है। ठीक है, अर्थात वह समय पूर्व में स्थित होगा जिसमें 5 घंटे का अंतर होगा। जैसे हमारा जो इंडिया है वो 5.5 घंटे आगे, उसी तरीके, और हमारा इंडिया 82.5 अंश पे है। ठीक है, उसी उसमें हम देखेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट, इस तरीके 5 घंटे में 60 × 5 मतलब 300 मिनट होंगे, और 1 अंश हम लोग पार करते हैं 4 मिनट में। ठीक है, इस तरीके 300 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो 75 अंश आएगा, और 75 अंश पूर्व में, ये पहले ही क्वेश्चन में ही आपको बता रहा पूर्व की बात कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वह कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री पूर्व या पश्चिम, या 180 डिग्री। प्रधान याम्योत्तर, देखिए एक ही चीज के कई नाम ये देते हैं। प्रधान याम्योत्तर कह सकते हैं, ग्रीनविच मीन लाइन कह सकते हैं, जीएमटी लाइन कह सकते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कह सकते हैं। आपको सभी को जानना है कि ये 0 डिग्री देशांतर की बातें कर रहा है। ये किससे मिलकर ग्लोब पर एक बृहत वृत्त का निर्माण करती हैं, चारों तरफ से ग्लोब को कवर करती हैं। 90 डिग्री पूर्व या पश्चिम से कोई मतलब ही नहीं है, 0 डिग्री वो खुद ही बात कर रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन आता है डी, 180 डिग्री का। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसी तिथि रेखा के पूर्व में जाने पर एक दिन प्लस तथा पश्चिम में जाने पर एक दिन माइनस हो जाता है। अतः 180 डिग्री और 0 डिग्री देशांतर मिलकर के ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जलडमरू मध्य है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछने का मतलब उसका ये है कि आप एटलस पर आपकी लोकेशन क्लियर है कि नहीं। आपको पता है कि जलडमरू मध्य कौन कौन से कहाँ है, या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ पर है, वो आपसे ये जानना चाहता है। और अगर ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी में आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं,
तो आप एटलस पढ़ते समय ज़रूर यूज़ कीजिए। एटलस आपको खाली ज्योग्राफी में ही नहीं, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में भी आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। बस उसका यूज़ करने के ऊपर है कि किस तरीके आप उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। मलक्कल जलडमरू मध्य पास में है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के कि भूमध्य बेरिंग, फ्लोरिडा या जिब्राल्टर। तो जब तक आपके पास एटलस क्लियर नहीं होगा, आपके सामने एटलस नहीं होगा, तब तक आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। आइए देखते हैं। ये रहा आपका बेरिंग जलडमरू मध्य, 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसके पूर्व अथवा पश्चिम में 1 डिग्री पे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तिथि रेखा के पास वो बता रहा है जलडमरू मध्य के बारे में, जो कि 99 अंश 32 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। बेरिंग जो है वो 168 अंश 23 मिनट पश्चिमी देशांतर पर है। फ्लोरिडा के बारे में बात कर रहा है, जो कि अमेरिका का लॉन्चिंग पैड भी है। फ्लोरिडा से, यहाँ से वो मिसाइल जो अपने प्रक्षेपण होता है वो भी यहाँ पे लॉन्च करता है, फ्लोरिडा से ही। फ्लोरिडा जो है वो साढ़े बयासी अंश 23 मिनट पश्चिमी देशांतर, या जिब्राल्टर जो कि 5 अंश 41 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। तो इसका आपका होगा बेरिंग जो है जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है। भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश की ये बात कर रहा है। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई जो है वो कितनी है। भूमध्य रेखा की लंबाई, अभी अक्षांश रेखाओं की बातें हम आपको से जब कर रहे थे, उसके बारे में चर्चा जब हो रही थी, तो हमने बताया था कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों की ओर जब बढ़ती हैं, चाहे वो उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ रही हो या फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ रही हो, जैसे जैसे वो ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं उनकी लंबाई में कमी आती है। इसीलिए ये पूछ रहा है भूमध्य रेखा की, जो कि पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, उनके बारे में बात कर रहा है कि उनकी लंबाई कितनी है। 64,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर। अब देखिए आंसर दिया इन्होंने 5,000 किलोमीटर, जो कि नहीं हो सकता। पहले इसको आप कट कर दीजिए। भूमध्य रेखा की जो कुल लंबाई है वो 40,045 किलोमीटर है, जो कि आपकी सी ऑप्शन के पास है, जो कि आंसर में दिया हुआ है 40,000 किलोमीटर। ठीक है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी स्थान पर जाने में दूरी में अंतर क्या कहलाता है। भूमध्य रेखा जो है उससे हम उत्तर या दक्षिण जाएं, चाहे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं, दिए गए स्थान की दूरी क्या कहलाती है। देशांतर, प्रधान देशांतर, अक्षांश या इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले तो आप जो है ऑप्शन कट करना जान जाइए कि कैसे आप उसको ऑप्शन जो है कट कर देंगे। इससे एग्जाम हॉल में आपके ऊपर लोड कम रहेगा। अगर आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए इनको 3 या 2 पर लेकर के आइए, तब आप इनमें से अच्छा आंसर टिक कर लेंगे। जैसे इनमें से कोई नहीं, पहले ही आप कट कर दिए। अगर इनमें से कोई ना होती तो क्वेश्चन ही क्यों उठता। फिर जब ये पूछ रहा है कि देशांतर से, अब ये अक्षांश की बात कर रहा है, भूमध्य रेखा की बात कर रहा है। भूमध्य रेखा जो कि इसका नाम अक्षांश भी है, 0 डिग्री इक्वेटर भी है। अक्षांश की बात कर रहा है तो देशांतर यहाँ कहना कोई वो नहीं है इसका मतलब। प्रधान देशांतर भी कोई मतलब नहीं है, जो देशांतर का है वही देशांतर का है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका अक्षांश। इस तरीके अगर आप जो है ऑप्शन को कट करते हैं तो आप जो उसका बेस्ट आंसर होगा उसके आप काफी करीब पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपकी क्वेश्चन सही करने की पॉसिबिलिटी जो है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। आइए देखते हैं
इसके अब फिगर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अनेक वृत्तों का निर्माण होता है। जैसे कि जब आपको भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा जब पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाने पर, ठीक है, 90 अक्षांश रेखाओं का निर्माण होता है। इसी तरीके दक्षिणी गोलार्ध में भी निर्माण होता है। इन तरीके जो हैं वो 180 प्लस एक बीच वाली 0 डिग्री 181 अक्षांश रेखाओं का निर्माण होता है। जैसे जैसे ये गोलार्धों ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, इनकी लंबाई जो होती वो कम होती जाती है, ठीक है। इन्हीं जो ये धीमे जो वृत्त बनते हैं इन्हीं को अक्षांश कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही देखिए, वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी उस क्वेश्चन का आपको क्लियर किया, उसकी डिटेल बताई। वही क्वेश्चन ये फिर से आ गया उस पे बना हुआ कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसे होती है। यहाँ भी आपको वही मेथड अपनाना पड़ेगा कि पहले क्वेश्चन का को पढ़ करके उसके जो ऑप्शन है उनको कट कीजिए जो बाहर से आए हुए हैं। चलिए देखिए, स्थिर रहता है, डी ऑप्शन कह रहा है। अगर पृथ्वी हमारी गोल है, हम ध्रुव भूमध्य रेखा से इक्वेटर से हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो कैसे स्थिर रहेगा। पहले घटता है पुनः बढ़ता है। अगर ये कह रहा होता कि ध्रुवों से अक्षांश की ओर हम बढ़ रहे हैं तब तो हम कहते कि पहले घटता है फिर बढ़ता है, लेकिन हम यहाँ कह क्या रहे हैं कि अक्षांश रेखाओं से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की ओर जा रही हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर या फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही हैं। बढ़ता रहता है, कोई सवाल ही नहीं है। तो आपके पास ए ऑप्शन बचा, घटता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं उसके जो व्यास की प्रकृति होती है अक्षांश की वो धीरे धीरे घटती चली जाती है। इसको आप एक गेंद के माध्यम से, एक जो छोटी सी बॉल होती है उससे आप समझ सकते हैं। उस गेंद के चारों तरफ एक आप लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर धीरे धीरे उसके पॉइंट तक ड्रॉ करते जाइए। देखिए आपके धीमे धीमे वहां पर एक पोल पर एक मात्र एक बिंदु रह जाएगा, एक पॉइंट रह जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं थोड़ा डिटेल देख करके। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी कैसे गोलाकार है। अगर हम ये भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ते हैं या फिर मकर रेखा की ओर बढ़ते हैं तो लंबाई हमारी स्वाभाविक रूप से घटती जाएगी क्योंकि पृथ्वी की आकृति जो है वो गोलाकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। जो हमारा 1 डिग्री अक्षांश है, जैसे 0 डिग्री से हम लोग 1 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी होती है। 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर या फिर 121 किलोमीटर। यहाँ पर आप 21 और 11 किलोमीटर तो तुरंत काट दीजिए। बाद में आपका बचता है ऑप्शन बी और डी, 111 किलोमीटर और 121 किलोमीटर। इसमें आपका ऑप्शन होता है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री बढ़ने पर हमारी अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। जबकि हम लोग देशांतर जो होता है 0 डिग्री अक्षांश पर जो देशांतर पाया जाता है वहां की जो दूरी होती है सर्वाधिक वो 111.32 किलोमीटर होती है। आइए देखते हैं। प्रत्येक एक अक्षांश की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है जो कि पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों, सॉरी यहाँ ध्रुवों लिख गया है लेकिन ये ध्रुवों है, ध्रुवों की ओर घटती जाती है। जबकि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो 111.32 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि बराबर होती है, समान होती है। यहाँ पर बात कर रहे हैं
कि वह अक्षांश रेखाओं, यहाँ देशांतर रेखाओं की कोई बात नहीं कर रहा है, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे हैं, अक्षांश रेखाओं में ही आपको चुनना है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि बराबर होती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या समताप रेखा, जिसमें आप ऑप्शन समताप रेखा पहले ही कट कर दीजिए। अब आपके सामने 3 ऑप्शन बचे, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा। तो जैसे पहले ही मैंने आपको बताया था, पृथ्वी जो है वो 23.5 अंश पे झुकी हुई है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है पृथ्वी, तो जो बीच का उसका पार्ट होता है वो सूर्य के सामने हमेशा पड़ता रहता है। जबकि आपका कर्क रेखा और मकर रेखा जो कि 23.5 अंश पर है, ये ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा पड़ेगी। जबकि भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री देशांतर पड़ेगी। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश 12 घंटे का समय लेता है और इसके ठीक विपरीत स्थान जब 12 घंटे बाद सूर्य के सामने वो आता है तो 12 घंटे का प्रकाश वो ग्रहण करता है। ठीक है, आइए इसका थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं डिटेल दे करके। भूमध्य रेखा पर सदैव दिन व रात बराबर होते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा का आधा भाग प्रत्येक स्थिति में सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है। इसे प्रकाश वृत्त हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, वही बात पड़ी कि जो 0 डिग्री देशांतर है, सॉरी 0 डिग्री जो अक्षांश है वो सूर्य के सामने हमेशा पड़ता रहता है और ये सूर्य की जो लाइट और एनर्जी होती है उसको 12 घंटे पाता है। 24 आवर होते हैं तो उसमें 12 घंटे एक पार्ट रहता है, ठीक उसके अपोजिट जो पार्ट होता है 12 घंटे बाद वो पार्ट आता है और सूर्य की लाइट और एनर्जी जो है वो लेता है। प्रकाश वृत्त इसको 2 भागों में बांटता है। इसका क्या मतलब होता है? प्रकाश वृत्त क्या होता है? प्रकाश वृत्त कोई ऐसा वृत्त नहीं है कि हमारी अर्थ पे वो ड्रॉ किया गया है, ये भी एक इमेजिनरी ही वृत्त है। ठीक है, उसका ही एक सर्कल है, इमेजिनरी सर्कल है। जैसे कि इमेजिनरी लाइन हमने पढ़ा अक्षांश और देशांतर के बारे में, वैसे ये भी है। प्रकाश वृत्त वो वृत्त होता है जो कि अपनी लाइट पृथ्वी पर डालता है और एक वृत्त का निर्माण करता है, आधे वृत्त का। ठीक है, जो कि 12 घंटे बाद जो है बदल करके पीछे का भाग आगे आ जाता है और वो लाइट और एनर्जी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापमान न्यूनतम होता वह है। अभी ये अक्षांश की बात करता है जहां वार्षिक तापांतर जो होता वो न्यूनतम होता है। ऑप्शन देखिए क्या दे रहे हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या उत्तरी उपध्रुव। वही पुरानी टेक्निक आप यूज कीजिए ऑप्शन कट करने की। तो सबसे पहले यहाँ कौन सा ऑप्शन कटेगा? फोर्थ डी ऑप्शन कटेगा। उत्तरी ध्रुव वृत्त काट देंगे क्योंकि यहाँ तापांतर का कोई मतलब नहीं है, यहाँ सर्दी ही पड़ती है ध्रुवों पर। आप सभी लोग जानते हैं कि 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ ही जमा रहती है। ठीक है, अब आपके सामने बचते हैं 3 ऑप्शन, जिसमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अभी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा जो है वो सूर्य का प्रकाश 12 घंटे पाती है। इसके ठीक विपरीत जो पार्ट पड़ता है 12 घंटे बाद वो आता है, प्रकाश ग्रहण करता है, हीट और एनर्जी लेता है। जबकि मकर और कर्क रेखा जो होती हैं ये ग्लोब पर 23.5 अंश उत्तरी और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भूमध्य रेखा। आइए इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण उच्च तापमान और निम्न तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता है, अर्थात यहाँ का वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है।
भूमध्य रेखा की एक बहुत ही विशेष बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत ही लाइट होती है, बहुत ही एनर्जी मिलती है। उसके साथ ही साथ यहाँ बहुत ही ज्यादा वर्षा भी होती है। 0 डिग्री देशांतर के 5 अंश उत्तरी तथा 5 अंश दक्षिणी पर ही गरजती चालीसा, पचासा या साठा, जिसको कि रोरिंग 14, 15 तथा 16 कहते हैं, ये होती हैं जो कि मूसलाधार वर्षा करती हैं। भूमध्य रेखा पर ही इन्हीं कारण जो है सघन वन भी पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा की आगे चर्चा होती रहेगी, जैसे जैसे हम लोग आगे अपने टॉपिक पे बढ़ते रहेंगे भूमध्य रेखा का नाम आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों में से निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? ये इस महाद्वीप का नाम जानना चाहता है कि वहां से तीनों रेखाएं, कर्क, भूमध्य और मकर, तीनों गुजरती हो। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है, इससे तीनों रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों जो है इस महाद्वीप से गुजरती हैं। आइए थोड़ा सा मैप में देख लें कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। दक्षिण अमेरिका से, यहाँ एक बात और क्लियर हो रही है कि दक्षिण अमेरिका से, साउथ अमेरिका से भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा ही गुजरती है, दो ही लाइन गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा नहीं गुजरेगी। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश वाली जो कर्क रेखा है, वो जो है दक्षिण अमेरिका से नहीं गुजरेगी, जबकि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश तथा 23.5 अंश मकर रेखा दक्षिणी जो उस पे है, आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, वो जो है आपकी अमेरिका महाद्वीप से गुजरेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ये आप क्वेश्चन रख करके आयोग आपसे ये जानना चाहता है कि आपका एटलस क्लियर है कि नहीं, आपकी एटलस की जानकारी चाह रहा है। केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया या फिर ब्राजील। देखिए, एटलस का ज्योग्राफी में बहुत ही बड़ा रोल है। बिना एटलस के आप ज्योग्राफी नहीं कवर कर सकते हैं। अगर आप कवर करते भी हैं तो वो आपको अधूरा ही रहेगा। अगर उसमें आप जो एटलस का कॉकटेल मिलाते हैं तो ये मानिए, अगर आपकी ज्योग्राफी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी आप एटलस से पढ़। आइए देखते हैं कि कौन सी रेखा भूमध्य रेखा से कौन सा देश नहीं पड़ता है। तो केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील, कौन कौन से देश पड़ते हैं इनके बारे में देखते हैं। तो मैक्सिको वैसे इसमें नहीं पड़ता, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील से गुजरती है भूमध्य रेखा। अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसी को इक्वेटर भी कहा जाता है, ये 13 देशों से होकर के गुजरती हैं। मैं सब एक रेखाओं के सारे नाम इसलिए बार बार ले रहा हूं क्योंकि आयोग जो है वो केवल एक नाम से क्वेश्चन देता है। वो विषुवत रेखा पूछ लेगा, कभी इक्वेटर पूछ लेगा, कभी अक्षांश पूछ लेगा, सारे का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किन देशों से होकर के गुजरती हैं। तो ये साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक, दोनों अलग अलग है, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर के गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। यदि स्थान की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, दो स्थानों के बीच में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर होगा। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है। इस तरीके 90 डिग्री का अंतर जो है वो 90 गुणे 4 मतलब 360 मिनट या फिर
6 घंटे होगा, तो इसका आंसर जो है वो 6 घंटे। ठीक है, थैंक यू आज के सेशन के लिए। तो लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम का जो हमारा आज का टॉपिक था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी किए, हमने जाना कि किस तरीके हमको ऑप्शन कट करना है जिससे एग्जाम हॉल में हमारे ऊपर प्रेशर कम रहे, हमारे क्वेश्चन सही करने की पॉसिबिलिटी कैसे ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, आप हमारे अपकमिंग कोर्सेज में जल्द से जल्द इनरोल्ड हो जाइए, आपको ताकि समय से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपकी प्रिपरेशन एक लेवल तक पहुंच जाए जिससे आप अपने एम को अचीव कर सके। किसी भी कोर्स को खरीदते समय मेरा कोड सौरभ 10 यूज कीजिए जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता रहे। थैंक यू।